एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर मुझे लेक्चर सीरीज बनानी चाहिए, तो मैंने आज से इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज बनानी शुरू की है और ये पहला लेक्चर मैं इस सीरीज के अंदर लेके आ रहा हूँ जो कि है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बेसिक्स के ऊपर। इसमें मैंने पाथफाइंडर की बुक्स की और बीडी सिंह की बुक की हेल्प ले रखी है। तो अगर आपको उससे रिवीजन करना है, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेनी है, तो वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो पहला लेक्चर है ये बहुत बेसिक है और डील करता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और किस किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो गेट के अंदर, गेट बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं गेट के लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पार्ट 1। तो सबसे पहले टॉपिक, किसी भी टॉपिक के अंदर जाने से पहले जानना जरूरी है कि वो बेसिकली है क्या। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है। इसकी केमिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है या इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये क्या है? बेसिकली ये जो ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग की, इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या होगा, ताकि हम फूड इंडस्ट्री में, ताकि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और ताकि पॉलीमर्स के अंदर हम बेटर या ज्यादा उपयोगी चीजें बना सकें, कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि और हम नए नए इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन करते हैं, नए नए प्रोटोकॉल्स, नए नए प्रोसेसेस बनाते हैं जिससे कि हम फूड, फार्मा और पॉलीमर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें बेहतर काम कर सकें। तो आइए अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। बहुत ही बेसिक स्टफ है। एप्लीकेशंस क्या कहाँ कहाँ है? फर्मेंटेशन, जो स्टडीज फर्मेंटेशन का जो पूरा या फर्मेंटर की जो स्टडीज होती हैं उसमें इसका एप्लीकेशन है। फूड प्रोसेस के अंदर इसका एप्लीकेशन है। फिर आइए प्रोडक्ट सेपरेशन, अगर कुछ आपके पास मिक्सचर मौजूद है, उसके अंदर से आप अपना एक प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट सेपरेशन में भी इसका एप्लीकेशन काफी है। डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि मैंने बताया कि फूड, फार्मा या पॉलीमर की जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से हम बेहतर प्रोसेसेस बना सकें या किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट और बेहतर बना सकें जो हमारे प्रोसेस को, जो हमारे प्रोटोकॉल को सही से इम्प्लीमेंट करवा सके, उसके बारे में। और साथ ही में बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनको किस तरीके से बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सके, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बेसिक है। ठीक है जी। तो अब आते हैं मटेरियल बैलेंस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो मटेरियल बैलेंस का। मटेरियल बैलेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो इससे बाकी बहुत सारी चीजें और आगे जुड़ी हुई हैं। तो पहले समझ लीजिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम कोई भी एक ऐसी एंटिटी मान लीजिए जो कि एक बाउंड्री से कवर्ड है। जैसे कि अगर इस एंटिटी को हम मान लें तो ये एक सिस्टम है, इसकी ये एक बाउंड्री है, मैंने दिखा रखा है ये एक बाउंड्री, और इस बाउंड्री के बाहर जितनी भी चीजें हैं उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। सपोज करिए ये मेरा पेन है, अगर हम इसको ये पेन है, पेन के अंदर इसको हम एक सिस्टम मान रहे हैं, पेन की ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, और इसके बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो इसके लिए सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये किसी की भी चीज के लिए हो सकता है। आपके हाथ में अगर एक टेस्ट ट्यूब है, सामने आपके एक फर्मेंटर है, ऑटोक्लेव है, कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब ये है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के ऊपर, वो भी जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले चलिए सिस्टम और सराउंडिंग पे ही डिपेंड कर रहा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा इसको। सिस्टम ओपन भी हो सकता है और सिस्टम क्लोज्ड भी हो सकता है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अगर वही एंटिटी आपकी, यानी कि ये सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के अंदर भी मास, बाहर से आप मास को, सराउंडिंग से आप मास को इस सिस्टम के अंदर डाल सके और इस सिस्टम के मास को बाहर सराउंडिंग में ले जा सके, तो इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलेंगे। फिर से एक बार समझिए, मास को अगर इनसाइड और आउटसाइड भेजा जा सके तो इस तरीके के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है।
और जस्ट इसके उल्टा अगर सिस्टम जो है क्लोज्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप मास को अंदर या बाहर नहीं भेज सकते। जो मास अंदर है वो अंदर ही रहेगा, उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो एक कांस्टेंट मास सिस्टम होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आई गेस। ये बेसिक जो सिस्टम के डिवीजन है उसको वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि बैच सिस्टम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चार पार्ट्स हैं। सिस्टम किस किस तरीके का हो सकता है बायो प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहला है बैच सिस्टम। देखिए बैच सिस्टम क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताया कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर आप मास को अंदर डाल भी नहीं सकते और मास को बाहर निकाल भी नहीं सकते। तो सपोज करिए एक बैच सिस्टम इस तरीके का मान लीजिए, एक फर्मेंटर है। फर्मेंटर के अंदर जितना भी एंटिटीज हैं या जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी चीजें हैं, ब्रॉथ है और आपका बैक्टीरिया है, वो सारी की सारी चीजें आपने एक बार में स्टार्टिंग में ही जो प्रोसेस है उसी में डाल दी और उसके बाद उसको पैक कर दिया। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी हम उसके जितनी भी एंटिटीज थी, जितनी भी चीजें उसके अंदर थी, उसको निकाल सकते हैं। बीच में उससे कोई भी मास उसके अंदर भी नहीं डाल सकते और उससे बाहर भी नहीं निकाल सकते। अब जरा डिटेल में सोचिए कि अगर इस तरीके का कुछ प्रोसेस है तो क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आपने उस फर्मेंटर के अंदर डाल रखे हैं और मीडिया है, तो पहले शुरुआत के स्टेज में क्या हो रहा होगा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये बैच कल्चर के लिए ही फिट बैठता है। तो इस बैच कल्चर को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये ग्राफ भी साथ साथ में देखते चलते हैं। तो शुरुआत में जो भी इनोकुलम आपने डाल रखा है, जो भी बैक्टीरिया उस मीडिया के अंदर डाल रखा है, तो वो क्या होगा, वो शुरुआत में एक लैग फेज के अंदर होगा। लैग फेज का मतलब क्या हुआ, लैग फेज का मोटा मोटा मतलब आप ये समझिए कि इस स्टेज में सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है कि सेल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। सेल तैयारी कर रहा है कि अपने आप को अब फ्यूचर में हमें डिवाइड करना है। तो सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा। तो देखिए ये इस वाई एक्सिस पे सेल नंबर हमने लिख रखा है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिख रखा है। तो सेल का नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा टाइम के अपेक्षा, वो ही इस ग्राफ में हमने दिखाया है। तो देखिए शुरुआत में सेल का नंबर बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, इनफैक्ट बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि लैग फेज में क्या हो रहा है, लैग फेज में अभी केवल सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का डिवीजन शुरू नहीं हुआ है। बट जैसे ही सेल प्रॉपर साइज अटेन कर लेता है अपना, तो क्या होता है, वो लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में एंटर कर जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिवीजन रेट पे ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन रेट क्या है, मैक्सिमम है, और डिवीजन रेट मैक्सिमम है और जो इनका मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब जो कांस्टेंट है, कितनी जल्दी ये डबल हो जा रहे हैं, वो बहुत कम हो जाता है। डुप्लीकेशन नंबर या डुप्लीकेशन कांस्टेंट क्या है, इसका बहुत कम हो जाता है और डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ये आते हैं स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब धीमे धीमे जो मीडिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे जो इनको चाहिए होते हैं वो कम होने लग रहे हैं और इनके अंदर को जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ने लग रही है, टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ने लग रहा है। और यही स्टेशनरी फेज धीमे धीमे जाकर के डेथ और डिक्लाइन फेज में चला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वायबल सेल्स थे, जो वायबल बैक्टीरिया थे, वो क्या हो रहे हैं, वो अब उनकी डेथ होने लग रही है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन के भी एक्यूमुलेशन की वजह से। और दूसरी चीज क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से भी उनकी डेथ होने लगती है। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन होने लगता है। तो ये बेसिकली एक ग्राफ हो गया बैच सिस्टम का, क्योंकि बैच सिस्टम क्लोज्ड है, उसके अंदर से हम कोई भी मास को निकाल नहीं सकते और मास को डाल नहीं सकते। अब आइए सेमी बैच सिस्टम में। सेमी बैच सिस्टम क्या है, इधर इनपुट और आउटपुट ऑफ मास। या तो आप इसमें इनपुट कर सकते हैं मास को या आउटपुट निकाल सकते हैं, बट दोनों नहीं किए जा सकते। ये ध्यान रखिएगा। सेमी बैच में क्या होता है, सेमी बैच सिस्टम में, बैच सिस्टम और सेमी बैच सिस्टम में ये है कि वहां पे आप या तो आप मास को इनपुट कर सकते हैं और या तो मास को निकाल सकते हैं या आउटपुट ले जा सकते हैं, बट दोनों चीजें साथ में नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आ जाइए फेड बैच पे आते हैं। फेड बैच में क्या है कि इसमें
इनपुट आप कर सकते हैं, यानी कि मास को अंदर डाल सकते हैं सिस्टम के, बट निकाल नहीं सकते। निकालेंगे आप तभी जब आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इसमें से कोई भी मास निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक फर्मेंटर है, फर्मेंटर के अंदर आपने शुरुआत में कुछ अपने न्यूट्रिएंट्स मीडिया डाला और उसके साथ साथ इनोक्यूलम डाल दिया। अब क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद न्यूट्रिएंट का कंटेंट जो होगा वो डिप्लीट करता जाएगा और जैसे ही ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो आप बाहर से मीडिया इसके अंदर पोर कर देंगे या बाहर से मीडिया इसके अंदर डाल देंगे। बट जो इनोकुलम था उसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो इनोकुलम यूज किया था आपने, जो बैक्टीरिया यूज किए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस मास को बाहर से, मीडिया को बाहर से आप डाल देंगे ताकि फ्रेश मीडिया जो भी बैक्टीरिया थे उनको मिलता रहे और वो साथ साथ में मल्टीप्लाई करते रहें। तो इससे क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो इससे क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अगर आपको जिस केस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करना होता है उस केस में ये फेड बैच जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसमें क्या होता है, लगातार वॉल्यूम जो है, अगर जो फर्मेंटर के आप अंदर अगर बार बार मास डाल रहे हैं, मीडिया डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और साथ ही साथ सेल डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया को लगातार नया मीडिया मिल रहा है जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ज्यादातर फेड बैच कल्चर में क्या होता है कि सबस्ट्रेट का अगर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है तो सेल्स की डेथ होने लगती है, टॉक्सिसिटी होने लगती है। तो इस टाइप की जब कंडीशन होती है तभी फेड बैच कल्चर यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट के लेवल को एक पर्टिकुलर लेवल के नजदीक या उससे कम ही रखा जाता या उसी के बराबर रखा जाता है। जैसे ही वो उससे कम होने लगता है तो फ्रेश मीडिया बाहर से पोर इन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा, सेल डेंसिटी ज्यादा होगी। बैच कल्चर सिस्टम से इसमें सेल डेंसिटी जाहिर सी बात है, लॉजिकल अगर आप सोचेंगे तब भी इसमें ज्यादा मिलेगी। अब आ जाइए कि इसमें कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है कि आप उसमें इनपुट भी कर सकते हैं, मैटर का या मास का इनपुट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको आउटपुट भी ले जा सकते हैं, यानी कि उसमें से सिस्टम में से अपना मास निकाल भी सकते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा अपना मास उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको जब स्टेडी स्टेट चाहिए या इंडस्ट्री वगैरह में जब लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, तो इस तरीके का प्रोसेस यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार हमें प्रोडक्शन करते रहना पड़ता है, तो हम मास लगातार इसमें इनपुट करते रहते हैं और जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारा बनता जाता है तो प्रोडक्ट हम इसमें से निकालते चले जाते हैं। तो अगर हम जो जिस तरीके का जो रेट ऑफ इनपुट है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ आउटपुट के, तो ये जो प्रोसेस है ये इन्फिनिटी टाइम तक लगातार करा जा सकता है, लगातार चलाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट है। हमको यहाँ पे स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इनपुट किया और आउटपुट निकाला इसमें से। तो इस तरीके से कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम काम करता है। तो आई गेस ये आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोगों ने एक नई वेबसाइट भी अपनी डिजाइन की है, instantbiology.in। तो कोशिश करिए उस पर अपना अकाउंट बनाने की, क्योंकि अब ज्यादातर वीडियोस हम लोग वहां भी पोस्ट करेंगे और यूट्यूब पे भी पोस्ट करते रहेंगे। तो वहां पे जब आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे तो उस पर और नई नई इंफॉर्मेशन और नए नए कोर्सेज और नए नए एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।